नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जीवन की मौलिक इकाई पाठ से कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया और क्या उत्तर हो सकता है वो हम लोगों ने देखा। आज की वीडियो में हम लोग उसी क्रम में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके पाठ जीवन की मौलिक इकाई में चैप्टर्स के बीच बीच में टॉपिक्स के बाद दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, क्या आप दो ऐसे कोशिका अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? क्या आप दो ऐसे कोशिका अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि दो ऐसे कोशिका अंगकों के नाम बताना है जिनमें खुद का अपना डीएनए और आरएनए होता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि लवक, ये दो ऐसे कोशिका अंगक हैं जिनमें अपना खुद का आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए और आरएनए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? प्रश्न ये कह रहा है कि अगर किसी कोशिका का संगठन, कोशिका में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी कारण से, चाहे भौतिक कारण से या किसी रासायनिक कारण से अगर नष्ट हो जाए तो क्या होगा? चलिए इसी के उत्तर को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक जीवित कोशिका जीवन के लिए अनिवार्य सभी मूलभूत प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण को करने में सक्षम होती है। यदि कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है तो सभी मूलभूत प्रक्रियाओं को करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और कुछ समय के बाद कोशिका मृत हो जाएगी। उत्तर ये कह रहा है कि कोई भी एक कोशिका है जो कि जीवित है तो उसके अंदर ढेर सारे कोशिका अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, ईआर है, राइबोसोम है, केंद्रक है ना। तो अब अगर इन जितने भी ये कोशिका अंगक है उन सभी का एक स्पेसिफिक कार्य होता है, अनिवार्य कार्य होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करती है, लाइसोसोम भोजन को पचाने का कार्य करता है ना। इसी तरह से दूसरे भी कोशिका अंगक जैसे राइबोसोम है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो जीवन के लिए जितनी भी मूलभूत प्रक्रियाएं होती हैं एक कोशिका में ये होती हैं। अब अगर कोशिका का संगठन नष्ट हो जाता है यानी उसके कोशिका अंगक नष्ट हो जाते हैं तो ये प्रक्रियाएं, इन प्रक्रियाओं को करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी, ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी और अंतिम में क्या होगा कि वह कोशिका क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर देखिए। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम में सभी प्रकार के भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पचा डालते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। हम सभी को पता है कि लाइसोसोम में बहुत से एंजाइम होते हैं जो सभी प्रकार के भोजन को पचाते हैं। अब किसी कारणवश अगर
कोशिका खराब हो जाती है या कोई अंगक कार्य नहीं करते, कोशिका बीमार हो जाती है, तो लाइसोसोम उसी कोशिका के अंदर फट जाता है और इसमें उपस्थित एंजाइम उस कोशिका के अलग अलग कोशिका अंगक को और अंतिम में पूरी कोशिका को ही पचा डालती है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है या प्रोटीन कहाँ बनता है। तो एक कोशिका अंगक होता है राइबोसोम, यही जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आप देखेंगे जब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER या अंतर्द्रव्यी जालिका पढ़ाया गया, तब आपको उसमें देखा होगा कि जो RER होती है उसी पर राइबोसोम लगे रहते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा ये केंद्रक द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में भी होते हैं। तो इन्हीं का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये न्यूक्लियस में, केंद्रिका में भी होते हैं। केंद्रिका से ही राइबोसोम बनता है, केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट हो सके? तो ये जो उत्तर है इसका उसी प्रश्न में ही हमने सॉल्व कर दिया है। और ये प्रश्न आपको अगर पूछा जाए कि प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर लिखिए, तो वहाँ भी आप इसी को सेम टू सेम लिख सकते हैं। देखिए, इसमें जो ब्लू से हमने लिखा है ये प्रश्न में दिया था, और जो रेड से लिखा है वो उत्तर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिया है कि आकार प्रायः छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ये μm लिखा हुआ है, इसको माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहते हैं। और 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। यूकैरियोटिक कोशिका में आकार प्रायः बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। दूसरा पॉइंट है केंद्रकीय क्षेत्र। केंद्रकीय क्षेत्र इसका कैसा होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, खाली स्थान था। इसमें दिया है यूकैरियोटी में केंद्रकीय क्षेत्र कैसा होता है, सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। तो इसमें आ जाएगा अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। इसका जो केंद्रक होता है उसे केंद्रक न बोलकर केंद्रकाय कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है, अविकसित होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसलिए उसको केंद्रक न बोलकर केंद्रकाय कहते हैं। क्रोमोसोम प्रायः एक ही होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से अधिक होते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। चौथा पॉइंट है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक का मतलब है कि जैसे दोहरी झिल्ली वाली कोशिका अंगक से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, ये सब ER हो गया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते। और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल वीडियो ये आपके लिए होगा। धन्यवाद।